हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियां क्या होती हैं? तो अनुसूचियां मैं आपको बता दूं कि अनुसूचियां ये लिस्ट है, सूची है, जिसमें कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनसे संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित जो अतिरिक्त जानकारी है वो हमें इन अनुसूचियों में मिलती है। सीरियल नंबर के लिए मैंने क्रमांक लिखा है। ये अनुसूचियां लिखी हैं कि जो हम अनुसूचियां पढ़ने वाले हैं 12 अनुसूचियों के बारे में। ये विषय वस्तु लिखी हुई है यहाँ पर कि उस अनुसूची में क्या दिया गया है, संविधान में उसे कब जोड़ा गया, क्या वो मूल संविधान में शामिल थी या उसे बाद में जोड़ा गया, और ये विशेष अर्थात उस अनुसूची के बारे में कुछ विशेष बात है तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहली अनुसूची के बारे में। तो हम पहले अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची, जो पहली अनुसूची थी इसमें क्या लिखा है, तो पहली अनुसूची में हम देखते हैं सबसे पहले आता है हमारा भारत देश। तो भारत देश में जो भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है पहली अनुसूची से। तो भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 8 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है पहली अनुसूची से। अनुसूचियां क्या होती हैं? तो अनुसूचियां मैं आपको बता दूं कि अनुसूचियां ये लिस्ट है, सूची है, जिसमें कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनसे संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित जो अतिरिक्त जानकारी है वो हमें इन अनुसूचियों में मिलती है। तो जैसे भारत है, पहला अनुच्छेद आपको पता है कि पहला संविधान का जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में किन राज्यों का संघ है, किन केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर वो बना है, उनके बारे में जानकारी हमको पहली अनुसूची में मिल जाती है। तो इस तरह से अनुच्छेद से संबंधित जो अतिरिक्त जानकारी है, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें पहली अनुसूची में मिल जाती है। ऐसे ही जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें हमें अनुच्छेदों से संबंधित जो अतिरिक्त जानकारी है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, वो सारी हमें इन्हीं लिस्ट में, इन्हीं अनुसूचियों में मिलती है। तो भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं पहली अनुसूची में। संविधान में, ये मूल संविधान में ही शामिल थी। जब हमारा संविधान बना तब पहली अनुसूची इसमें शामिल थी, है ना। जो संविधान जब हमारा बना था तब 8 अनुसूचियां जो है शुरुआत से लेकर के जो 8वीं अनुसूची तक हम पढ़ेंगे, ये मूल संविधान में ही शामिल थी। हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ही शामिल थी ये। बाद में 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची हैं ये बाद में जुड़ी है संविधान में। वो मैं आपको बताऊंगी किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई। विशेषता की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, बस यही है कि पहले अनुच्छेद से संबंधित है ये पहली अनुसूची, है ना। संविधान के पहले अनुच्छेद, पहले भाग और पहली अनुसूची में हमें भारत के राज्यों, 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगली बात आती है दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची, इसकी बात कर लें। दूसरी में क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है हमारे जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा है ना, इनके भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते, साथ ही साथ जो हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनके वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, है ना। साथ ही साथ जो महान्यायवादी हैं हमारे, महान्यायवादी नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं हमारे, इनके भी वेतन भत्ते के जो है बारे में जानकारी हमें मिलती है दूसरी अनुसूची से। तो वेतन भत्ते के बारे में जानकारी हमें मिलती है दूसरी अनुसूची से। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में जानकारी दूसरी अनुसूची में मिलती है। और ये भी अनुसूची मूल संविधान में ही शामिल थी, मूल संविधान में ही यह भी शामिल थी। जब हमारा संविधान बना तब दूसरी अनुसूची पहले से ही संविधान में शामिल थी। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? जब हम बात करते हैं कि पहली अनुसूची, तो सबसे पहले हमें भारत का नाम याद आता है कि भारत देश के बारे में जानकारी मिलेगी पहली अनुसूची में। दूसरी वेतन की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? वेतन भत्तों की जानकारी हमें दूसरी अनुसूची में मिलती है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची की बात करें
तीसरी अनुसूची, होप आप देख पा रहे होंगे। तीसरी अनुसूची जो है, इसमें हमें पता चलता है शपथ के बारे में। किसकी? तो जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं इन सभी की शपथ है ना, जिनका हमने वेतन देखे, इनके शपथ के बारे में जानकारी है ना। शपथ का प्रारूप दिया गया है, शपथ का फॉर्मेट दिया गया है। आप देखते हैं कि जितने भी प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जब वे पद ग्रहण करते हैं उसके पहले वे शपथ लेते हैं। तो शपथ का प्रारूप है ना, जो भी प्रारूप रहता है, जो भी वो बोलते हैं ना शपथ में, तो शपथ का प्रारूप हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। और शपथ को आप ऐसे याद रखते हैं कि शपथ में 3 अक्षर हैं, श, प, थ। तो तीसरी अनुसूची में हमें शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। और यह जो अनुसूची है, यह भी मूल संविधान में ही। अगली हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में हमें राज्यसभा, आप जानते हैं, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा है ना, ये 2 सदन होते हैं। और संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और हमारे राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा है, जो कि उच्च सदन कहलाता है हमारा, है ना, 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें दी गई हैं। तो जो सीटों का आवंटन है कि किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसके बारे में जानकारी हमें चौथी अनुसूची में मिलती है। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन, सीटों को बांटा गया है ना, कितनी सीटें किसके पास रहेंगी, ये पता चलता है चौथी अनुसूची से। और यह भी मूल संविधान में ही शामिल थी। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका तात्पर्य, इसका मतलब यह है कि भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो उन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान, साथ ही साथ ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये वही क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ रहती आई हैं। तो इसी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान, भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान हमें 5वीं अनुसूची में मिलते हैं। और यह अनुसूची भी मूल संविधान में ही शामिल थी। ये भी मूल संविधान में ही शामिल थी। अगला आता है 6वीं अनुसूची। 6th शेड्यूल की बात करें, 6वीं अनुसूची की। तो जो 6वीं अनुसूची है, इसमें हमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी ही प्रावधान पता चलते हैं। पर किन राज्यों के? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और साथ ही साथ लद्दाख। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, जहाँ जनजातियाँ रहती हैं, तो इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। और यह अनुसूची भी, 6वीं अनुसूची भी मूल संविधान में ही शामिल थी। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय यह 6वीं अनुसूची भी संविधान का हिस्सा थी। अगली आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें तो ये जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची का तात्पर्य है कि इस सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।
राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन पे कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही करती हैं। पर जब केंद्र सरकार का कानून बन जाता है तो फिर जो है राज्य के कानून कमज़ोर पड़ जाते हैं, अर्थात केंद्र सरकार के कानून प्रभावी हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। तो संघ सूची में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसमें जो भी विषय होंगे उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही कानून बनाएंगे। पर जब केंद्र सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाएगा और अगर राज्य ने भी कानून बनाया हुआ ऑलरेडी, तो फिर जो है संघ के कानून लागू होंगे, संघ के कानून मान्य होंगे। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? अगर हम देखें मूल संविधान जब बना था तो उस समय में 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हो चुके हैं। 7वीं अनुसूची में हमने देखा कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं, और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हो चुके हैं, जिस पर कि दोनों कानून बना सकते हैं। यह भी मूल संविधान में ही शामिल थी। अगली बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें 22 हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, है ना, आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि संविधान ने मान्यता दी है ना, संविधान द्वारा मान्य 22 भाषाएं दी गई हैं। तो संविधान द्वारा मान्य 22 भाषाएं जो हैं इसमें दी गई हैं। इसमें अगर हम देखें तो यह भी मूल संविधान में ही शामिल थी, है ना, यह जो 8वीं अनुसूची यह भी मूल संविधान में ही शामिल थी। और अगर हम बात करें कि इसमें विशेष में हमें ध्यान रखना चाहिए कि 21वां संविधान संशोधन, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 में, 1969 में, इसके द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1969 1969 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक मान्यता मिली, इन्हें संविधान में शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को मान्यता दी गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 4 भाषाएं, कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन्हें भी जो है संविधान में शामिल किया गया। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया। अब आप देखेंगे कि जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये मूल संविधान में शामिल नहीं थी, इन्हें बाद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची लिख लेते हैं पहले। 9वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है? इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है ना। हम जानते हैं कि हमारा जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें कहा गया है कि सरकार क्या करेगी? संसाधनों का सभी में समान वितरण करेगी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय में कुछ ऐसे जमींदार थे जिनके पास बहुत अधिक भूमि थी, कुछ लोग ऐसे थे जो कि भूमिहीन थे, तो संसाधनों का समान वितरण किया गया। तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार संबंधी प्रयास किए गए, भूमि सुधार संबंधी प्रावधान डाले गए। इसमें वर्तमान में अगर आप बात करें तो 284 इसमें प्रावधान डाले जा चुके हैं। 284 कानून है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए थे। तो 284 कानून इसमें अभी वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है, और ये आपका मूल संविधान में शामिल नहीं थी, इसको जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन। जब पहला संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हुआ। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा भूमि सुधार संबंधी प्रावधान डाले गए 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची इस तरह से जोड़ी गई। और भी कई सारे कानून हैं इसमें, जैसे उद्योगों से संबंधित, तो वो सब भी इसमें शामिल किए गए। तो ये हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। अब अगली बात आती है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है ना। यदि कोई भी सांसद, विधायक, है ना, जब चुनाव जीतने के बाद जो दल बदल करते हैं, ठीक है, तो वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता ने उसको जिस दल से चुना है ना, उसके आधार पर वोट दिया है। पर अगर चुनाव के पश्चात अगर वो दल बदल करता है तो ये अयोग्यता कहलाए। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी अयोग्यता के संबंध में हमें जानकारी मिलती है कि यदि कोई भी सांसद, विधायक चुनाव जीतने के पश्चात यदि दल बदल करता है ना, तो उस पर अयोग्यता आरोपित होगी या नहीं होगी, इसके संबंध में जानकारी हमें मिलती है। इसके संबंध में प्रावधान दिए गए 10वीं अनुसूची में। तो दल बदल अयोग्यता संबंधी प्रावधान हमें किसमें मिलते हैं? 10वीं अनुसूची में मिलते हैं। ठीक है।
और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, मूल संविधान में शामिल नहीं थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। यदि किसी भी सदन के सदस्य पर अयोग्यता आरोपित की जाती है दल बदल संबंधी, तो इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उस सदन के अध्यक्ष या सभापति को होता है। जैसे अगर लोकसभा के किसी सांसद पर अयोग्यता लगाई गई है तो वह अयोग्य है या नहीं है दल बदल के कानून के तहत, इस संबंध में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ऐसा ही राज्यसभा के संबंध में वहां के सभापति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और हालांकि इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहला ऐसा प्रावधान नहीं था, परंतु अब न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची हमें पता है कि इसमें पंचायतों संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात वास्तव में इसमें पंचायतों के कार्य दिए गए हैं कि पंचायतें क्या कार्य करेंगी। आपको पता है कि हमारे देश में केंद्र स्तर की सरकारें हैं, राज्य स्तर की सरकारें हैं और स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, जिसमें कि नगरीय निकाय और पंचायतें आती हैं। तो पंचायतों के कार्य जो है हमें कितने कार्य, 29 कार्य इसमें मिलते हैं। तो पंचायतों के कार्य हमें 11वीं अनुसूची में मिलते हैं। पूरी सूची दी गई 29 कार्यों की, जो कि कार्य पंचायतों को करने हैं। तो पंचायतों के कार्य के बारे में जानकारी हमें किसमें मिलती है, 11वीं अनुसूची में मिलती है। और ये 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ और 1993 से लागू हुआ, है ना, 1993 से लागू हुआ। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 और ये जो अनुसूची 11 है इसमें 29 कार्यों को शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची की बात कर लें तो हम जानते हैं जैसे ग्राम स्तर पर पंचायतें होती हैं स्थानीय स्वशासी संस्थान के तौर पर, है ना, वैसे ही शहरी स्तर पर, शहरों के स्तर पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के तौर पर नगरीय निकाय होते हैं, जिन्हें हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। ट्रांजिशनल एरियाज में हम जानते हैं कि नगर पंचायतें होती हैं, है ना। फिर जो हमारे छोटे शहर होते हैं या जो छोटे नगर होते हैं उनमें हमारे क्या होते हैं, उनमें हमारी नगर पालिका होती है। और फिर जो बड़े नगर होते हैं वहां पर हमारे नगर निगम होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, राइट। तो 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, इन्हीं नगरीय निकायों के कार्य के बारे में बताया गया है कि ये जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ठीक है, ये क्या काम करेंगी। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, नगरीय निकायों के कार्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है 12वीं अनुसूची में, है ना। कार्यों की सूची मिलती है हमें 12वीं अनुसूची में। तो नगरीय निकायों के कार्यों की सूची, और कितने कार्य दिए गए, 18 काम, ठीक है। तो नगरीय निकायों के कार्यों की सूची, 18 कार्यों की सूची हमें मिलती है 12वीं अनुसूची में। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 74वां संविधान संशोधन जो कि फिर से 1992 में ही हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, इन दोनों के द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों संबंधी जो सूचियां हैं ये शामिल की गई संविधान में। तो 12वीं अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुसूची 12, है ना, अनुच्छेद आप देखेंगे तो इसमें 243 P to 243 ZG तक आर्टिकल्स जोड़े गए थे। तो अनुसूची 12 भाग 9 क और अनुच्छेद आप देखेंगे तो अनुच्छेद मिलेंगे 243 P से 243 ZG तक। तो ये सारे जो चीजें हैं ये 12वीं अनुसूची, ये सब जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 से शामिल किए गए। और ये संविधान संशोधन में 1993 से लागू हुआ था। ये 1 जून 1993 से लागू हुआ था।